आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोहसिन वली। नमस्कार। कोरोना जागरूकता सीरीज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, इस विशेष कार्यक्रम में आज चर्चा करने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वली, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद, और मेरा भी कोविड नमस्कार पूरे श्रोताओं को यहाँ और अब्रॉड दोनों। जी डॉक्टर साहब, शुरुआत इससे करते हैं कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि पिछले 14 दिन में देश के 80 जिलों में एक भी व्यक्ति में संक्रमण नहीं हुआ है। इस स्थिति पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, पहले ही दिन से हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी मिली जुली कोशिश कर रहे हैं देश में कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए। प्रधानमंत्री जी की निगरानी में सबसे पहले सार्क देशों का सम्मेलन हुआ, फिर G20 देशों का हुआ। 4 बार प्रधानमंत्री जी ने जनता से आग्रह किया, जनता को 2 बार फेज 1, फेज 2, जिसको लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 कहते हैं लोग, वो कराया। और उसकी ये कामयाबी है हमारे डॉक्टरों की, नर्सों की, पैरामेडिक्स की, पुलिस की, कंपाउंडर्स की, एम्बुलेंस ड्राइवर्स की, और जो फील्ड स्टाफ है, आशा वर्कर्स हैं, उन सब का मिला जुला एफर्ट है जो आज हम फख्र से अपने 100 में से 100 नंबर ले रहे हैं, अपनी यूके की ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, और हमको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और विश्व में हमारी एक साख बनी है कि हम कोविड की रोकथाम के लिए कामयाब हैं। जी श्रोताओं, कोरोना जागरूकता के इस विशेष कार्यक्रम में आप हमें कॉल करके संक्रमण या फिर इस बीमारी से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है या आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर 011-2331-4444 पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1800-115767। इस पर भी आप कॉल करके आपके प्रश्नों के समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर मोहसिन वली आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। डॉक्टर साहब, प्लाज्मा थेरेपी की बहुत बात हो रही है आजकल यहाँ हम देख रहे हैं, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताएं। देखिए, प्लाज्मा जो है वो खून का वो पोर्शन है जो पारदर्शी होता है। जी। जब हम खून को, जैसे कि चाय है, उसमें दूध और चाय दोनों होती हैं, और अगर हम खाली चाय का पानी लें और दूध ना हो तो वो ब्लैक टी कहलाती है। तो वो ब्लैक वाला पोर्शन हटा दें और दूध वाला पोर्शन निकाल लें तो वो प्लाज्मा है। जी। तो वो प्लाज्मा जो है, जब कोई व्यक्ति कोविड से संक्रमित होता है तो बॉडी उसके शरीर में, उस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। जी। एंटीबॉडी का मतलब क्या है? वो हमारे ब्लड में एक संस्था है, एक विभाग है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी वाला जो विभाग है वो हरकत में आता है और वो IgM एंटीबॉडी तुरंत प्रोड्यूस करता है, जो इस बात की अलामत होती है कि हमारे शरीर में संक्रमण गया। लेकिन इसके साथ साथ जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी होती है, जिसको हम IgG कहते हैं, जी, वो बनना शुरू हो जाती है 10 दिन के बाद, और वो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और 3 हफ्ते से 28 दिन तक वो बढ़ जाती है और वो IgM को ओवर पावर कर लेती है, और बाद में IgM कम हो जाती है और IgG बाकी रह जाती है। तो ऐसा जो खून है वो दूसरे व्यक्ति के लिए उसका सीरम जो है या उसका प्लाज्मा जो है वो टीके का काम करता है, और उसमें वो एंटीबॉडीज होती हैं जो कोविड वायरस के केस में कोविड वायरस से जाके लड़के उसको खत्म कर देती हैं, और ये बहुत जल्दी आता है इफेक्ट। जी। ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये उन 80 से 90% लोगों के लिए नहीं है जिनको संक्रमण हल्का होता है। ये केवल उन लोगों के लिए है जो आईसीयू में हैं, जिनकी हमको जान बचानी है, जिनका ऑक्सीजन शरीर में गिर के 90% रह जाता है, जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है,
जिनको दूसरी बीमारियां साथ में होती हैं कोविड के, जिनकी मरने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, जो आईसीयू में वेंटिलेटर पे होते हैं, जो एल्डरली होते हैं और यंग भी हो सकते हैं, जिनकी जान को खतरा ज्यादा होता है, उनके लिए जरूरी है। जी हाँ जी डॉक्टर साहब, लोगों में इसका बड़ा ही अच्छा असर देखा गया। अभी जो 4 पेशेंट की केजरीवाल जी ने बात की है आज दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल के, और उससे पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने भी ये प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करा था। इसको हम वो वाला प्लाज्मा कहते हैं जिसको उस मरीज का जो सफर कर चुका होता है, जिस पे बीमारी हो चुकी होती है और वो ठीक हो चुका होता है। यानी जो व्यक्ति बीमारी से पीड़ित हो चुका है उसी का प्लाज्मा लिया जा सकता है। अगर कोई पहले से ही स्वस्थ व्यक्ति, उसका प्लाज्मा इसमें उसका कोई काम नहीं जी, उसका नहीं है जी। इसमें खाली मरीजों के लिए ये प्रोविजन नहीं है। इसको हम कन्वलेसेंट प्लाज्मा कहते हैं। कन्वलेसेंस फेज वो होता है जो बीमारी के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है। यानी अगर साधारण सी भाषा में अगर साधारण लोगों के लिए है, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कोविड मरीज दिन में 20 देख रहे हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो उनके बहुत समीप हैं, उनके आसपास हैं, विसिनिटी में हैं, उनके लिए और कुछ और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए भी ये दिया जा सकता है बीमारी होने से पहले, ताकि जब भी कोविड उनके शरीर में जाए तो उसको फौरन फायर कर दिया जाए। डॉक्टर साहब, अभी आपने टीके की बात की है, वैक्सीन की आपने बात की, तो पूरा जो विश्व एक तरह से कहीं ना कहीं ये जरूर सोचता है कि इसका टीका बन जाए, इसकी ऐसी वैक्सीन बन जाए जो बहुत जल्द इससे निजात हमें दिला दे। तो जो अलग अलग देश इस पर प्रयास कर रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाइना ने सबसे पहले शुरू किया था, उसके कंपटीशन में अमेरिका ने शुरू किया था, फिर हार्वर्ड ने शुरू किया था, और अब जो सबसे सारा गिलबर्ट की बात हो रही है, ऑक्सफोर्ड ने शुरू किया है। और सारा गिलबर्ट ने जो टीके का प्रोग्राम शुरू किया है, उसका एक जो आर्म है वो इंडिया में भी है। सारा गिलबर्ट कॉन्फिडेंट है कि हमने ये कल जो है उन्होंने पहला ह्यूमन ट्रायल किया है और आज उसका सेकंड डे है, और उन्होंने ये बात इतने कॉन्फिडेंस से रखी थी कि उनको जो ग्रांट मिला था उसका उन्होंने कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी टीके का शुरू साथ ही साथ कर दिया, ताकि जब डिमांड आए तो उनके पास एनफ नंबर्स ऑफ वैक्सीन हो, ताकि वो पूरे जहां जहां से डिमांड आए, जिस जिस देश से आए उसको सप्लाई कर सकें, और यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के लिए भी सप्लाई कर सकें। तो ये उनका जो स्टेप है ये बड़ा सराहनीय है, और इट शोज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। उनका जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इसमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अमेरिका ने भी एक शॉट दिखाया था करीब 3 हफ्ते पहले कि उन्होंने भी ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये ट्रायल्स का रिजल्ट आने में अभी कम से कम 2 महीने लगेंगे, और अकॉर्डिंग टू सारा गिलबर्ट ये सितंबर से पहले वैक्सीन नहीं आएगा जी। लेकिन जब तक ये वैक्सीन नहीं आता है जब तक ये वैक्सीन नहीं आता है तब तक हमको वेट करना पड़ेगा, और जब तक हमको ये जो वैक्सीन है, सोशल वैक्सीन जिसको हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये जो एंटीबॉडी वाला प्लाज्मा है सीरियस पेशेंट्स के लिए और हमारे मेडिकल और पैरामेडिकल के पेशेंट्स के लिए, हमको उस पर डिपेंड करना पड़ेगा। मैं यहाँ एक बात बता दूं, कोई भी मरीज जो है इस बात के लिए एलिजिबल नहीं होता है। हमको सीरम के अंदर ये देखना पड़ता है कि एंटीबॉडी का टाइटर कितना है। ये 160 गुना डाइल्यूट करने पर होना चाहिए, 1:160 इसका अनुपात होना चाहिए, तब वो जो सीरम है या तब वो जो प्लाज्मा है वो टीके का काम कर सकता है। मेयो क्लिनिक की गाइडलाइंस के अनुसार मिनिमम 1:80 डाइल्यूशन होना चाहिए, और 1:80 और 1:60 के बीच में जो डाइल्यूशन होगा, यानी 1 चम्मच शक्कर 160 ml पानी में हो तो वो उतना मीठा बर्दाश्त किया जाएगा। जी, और इस बीच में रीवा से राम जी गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो हमारे पहले कॉलर हैं आज के। हेलो जी। हेलो राम जी। सर नमस्ते, एवं डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी नमस्ते। प्रश्न आपका, और जो कार्यक्रम सुनने वाले श्रोता हैं उनको भी हमारा सादर नमस्ते। प्रश्न पूछिए आपका। सर प्रश्न ये है कि जैसे वॉशिंग पाउडर एवं शैम्पू है तो उससे हाथ एवं मुंह को धो सकते हैं, और दूसरा एक चीज और है हमारा प्रश्न सर जी कि सैंपल किसका लिया जाता है? जी डॉक्टर साहब बताएं इन्हें। जी देखिए, वॉशिंग पाउडर और शैम्पू बड़ी अच्छी आपने अल्टरनेट बताए हैं सोप के। झाग हमको चाहिए। असल में इस बैक्टीरिया की जो बाहरी कवच होता है वो चिकनाई का बना हुआ होता है। कोई भी ऐसा डिटर्जेंट, शैम्पू
या वॉशिंग पाउडर जो चिकनाई को सरफेस टेंशन से खत्म कर दे, वो इसमें कामयाब है, इसको धोने में और इसको मारने में। ये वायरस विच्छेदित हो जाता है जब इसका आउटर जो है कवच जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपने जो बताया शैम्पू, उसके झाग होना जरूरी है। इसी तरह से जो पाउडर है उसका झाग होना जरूरी है। अगर झाग नहीं पैदा होगा तो सरफेस टेंशन से इसकी वायरस के ऊपर काम नहीं करेगा। और दूसरा, आपने टेस्ट की बात की है, आजकल हम 3 तरह के टेस्ट कर रहे हैं। एक तो हम जो पीसीआर टेस्ट करते हैं वो गले में से लेकर करते हैं, मटेरियल या बलगम से हम कर सकते हैं, और दूसरा हम नाक से मटेरियल लेते हैं। तो ये तो हुआ पीसीआर, आरटी-पीसीआर टेस्ट, जो बिल्कुल इसका यकीनी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, डिपेंडेबल रिलायबल टेस्ट है। लेकिन इसके अलावा जो आपने क्विक टेस्ट यानी जो स्ट्रिप से टेस्ट हो रहा है उसकी बात जो सुनी होगी, वो है एंटीबॉडी डिटेक्शन का टेस्ट। वो मास सर्विलेंस के लिए है, वो डायग्नोसिस के लिए बिल्कुल नहीं है, वो बीमारी का टेस्ट नहीं है। वो यही देखने की है, अगर आप मेरा प्रोग्राम शुरू से देख रहे हो, कि हमारी आईजीजी और आईजीएम कितनी बनी, और वो टेस्ट एक स्टेज पे नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि आपने शिकायत भी सुनी है पिछले दिनों में कि किट जो है वो टेस्ट की वो रिपोर्ट बता नहीं रही है। तो जो पेशेंट जिनमें एंटीबॉडी नहीं है तो उनका किट नहीं बताएगी। तो ये जो है किट वाला जो टेस्ट है ये सर्विलेंस के लिए है, यानी हम एक बड़ी आबादी में ये पता लगा सकते हैं कि कितने लोग कोविड से संक्रमित हैं। और तीसरा टेस्ट जो भी शुरू नहीं हुआ है वो सलाइवा से किया जा रहा है अमेरिका में, जो अभी हमारे यहाँ शुरू नहीं हुआ है। और इस बीच में जौनपुर से राजवार मिश्रा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो जी मिश्रा जी, आपका प्रश्न क्या है? पूरा हम लोग सब गाँव के रहने वाले हैं साहब। जी पूछिए प्रश्न आपका। तो सर मेरा प्रश्न है सर कि हम लोग सोशल डिस्टेंस किस तरह से आप अपनाएं, क्योंकि हम लोग किसान आदमी हैं, खेती के साथ इसमें सीजन चल रहा है कटाई का जी। तो सर हम तो अपने जो भी 4-5 मजदूर को नोट मार्च दे दिया सर। इसके बाद क्या क्या सब सावधानी अपनाएं कि ताकि हम लोग कोरोना से दूर रहें सर? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपको अच्छे से बताएंगे। हाँ देखिए, गाँव में तो एक तो संक्रमण आपकी जो अच्छी किस्मत है और जो अच्छा आपका इम्यूनिटी है उसकी वजह से बहुत कम हुआ है। ये मैं इसको इस तरह से बयान करता हूँ कि अमीरों की बीमारी है जो जहाज के जरिए से फैली है और गरीबों में आई है। तो आप इससे काफी बचे हुए हैं। आप अपना अनाज काटिए, दूर दूर रहिए। थोड़ा अनाज जब काटते हैं तो मैंने तो हमेशा देखा है कि एक एक लाइन में बैठते हैं लोग, अनुशासित रहते हैं। वो तो बहुत ही अनुशासित होते हैं, हमने फिल्मों में भी देखा है, गानों में भी देखा है, और अभी जो कट रहा है अनाज उसमें भी देखा है। कम से कम 1.5 या 2 मीटर की दूरी बना के रहिए तो आपको कोरोना का संक्रमण नहीं होगा। और हमारे देश में ये देखा जा रहा है कि और मुल्कों के मुकाबले में मौतें और बीमारी बहुत कम अनुपात में हैं। कुछ ईश्वरीय कृपा है, कुछ हम लोगों की हर्ड इम्यूनिटी है, या कुछ और कारण है, जैसे हमें मलेरिया में क्लोरोक्विन खिलाई गई है कभी ना कभी, या हमको दूसरे इन्फेक्शंस हुए हैं तो इस वजह से, या बीसीजी का टीका लगा है इस वजह से, तो बीमारी का संक्रमण कम है। आप बिल्कुल अपनी खेती काटिए, चिंता मत करिए। मास्क भी लगा सकते हैं आप, कपड़ा बांध सकते हैं, ढांटा बांध सकते हैं, मोदी जी ने भी बांध के दिखाया कपड़ा। और आप अपने फेस को कवर रख सकते हैं, औरतें दुपट्टे से कवर रख सकती हैं। और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए आप देश के लिए अन्न उपजाइए और हम सब आपके साथ हैं। जी बिल्कुल, सभी हम इनके साथ में हैं। और इस बीच बड़ौद से महेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार महेश जी, स्वागत है आपका। सवाल क्या है आपका? मैं शर्मा खारिकुआ बड़ौद से जी। मेरा सवाल है जी, पूरी सावधानी के बावजूद कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्या कर रहे हैं जी? और दूसरा सवाल, हम अपने खाने पीने में क्या सावधानी बरतें? जी हाँ, बहुत अच्छा, आपके दोनों सवाल हैं। देखिए, कोरोना की मरीजों की संख्या जो है वो इस तरह से बढ़ रही है कि हम ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं तो ज्यादा डायग्नोसिस हो रहा है। कोरोना की मौतें इतनी नहीं बढ़ रही हैं। और अभी काफी बड़ा देश का हिस्सा है जिसमें से पिछले 10 दिनों में कोई नया कोरोना का संक्रमण सामने नहीं आया है। करीब 54 जिले हैं, उनमें कोई भी नया कोरोना का केस सामने नहीं आया है। और हमारी जो डबलिंग रेट होती है, जिसको हम ये कहते हैं कि अगर आज 10 केस हैं तो 20 केस कब हुए, उसका दुगना कब हुआ, तो वो पहले 3.5 दिन में हो रहे थे और अब ये 14 दिन में हो रहे हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत खुशी की बात है। खाने का जहां तक आपने पूछा है, सादा स्वस्थ सात्विक भोजन खाना है, पानी खूब पीना है और मसाले भी नॉर्मल जितने हम खाते हैं वो खाने हैं, और घर में जो भी ऊपर वाला हमको खाने को दे दे उसको थोड़ी थोड़ी देर पे खाना है। बड़ा मील नहीं करना है, पेट को खाली नहीं रखना है, लेकिन ओवर ईटिंग नहीं करनी है। तो आप घर पे जो अपना दाल रोटी, दाल चावल, जो भी सब्जी वगैरह बने उसको खाइए और अच्छी तरह पकाकर खाइए, ये ज्यादा जरूरी है। कच्ची सब्जियां और सलाद वगैरह मत खाइए। हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, प्याज अगर आप खाते हैं तो खा सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं, दालचीनी खा सकते हैं। तो ये सब चीजें इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं और ये हमारे किचन में होती हैं और हम उसको सेवन कर सकते हैं। जी, इस बीच बलरामपुर से रिंकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं, जो हमसे कुछ पूछना चाहती हैं। हेलो 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 जी रिंकी जी, आपका प्रश्न क्या है? आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो हेलो जी, आपका प्रश्न क्या है, पूछिए। सर निखिल सर नमस्कार। जी नमस्कार, आपका सवाल पूछें। और डॉक्टर साहब को पहले नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे आप जानते हैं, अभी सर ने बताया कि मतलब किसान की कितना सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि सर जो गांव किसान होते हैं उनका जो खेत होता है 1 किलोमीटर दूर पे 2 होता है 3 होता है, और फैमिली के साथ ये मतलब जाते हैं मड़ाई करने के लिए या काटने के लिए। तो सर वो वहाँ पर कितना मतलब सामाजिक दूरी बनाना उनके लिए अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है सर, आजकल मास्क की डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, तो लाइफ के लिए मतलब मास्क कितना इम्पोर्टेंट है? धन्यवाद सर। मास्क जो है आपके लिए, जब आप बाहर जा रहे हैं तो कपड़े का भी हो सकता है, रुमाल भी हो सकता है, दुपट्टा भी हो सकता है, टी शर्ट का क्लॉथ भी हो सकता है, डबल स्टिच कपड़ा भी हो सकता है। तो मास्क जो है वो फेस कवर है, वो डॉक्टरी वाला मास्क जरूरी नहीं है या वो N95 मास्क जरूरी नहीं है। और जब फैमिली खेत काट रही है तो हमारा खेत तो बड़ा है, तो हम खेत के 4 लोग 4 कोने में बैठ जाएं तो डिस्टेंसिंग अपना आप हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने 2 मीटर की डिस्टेंस बताई है, तो अभी तो उनकी बात सुनते हुए हम 2 मीटर का डिस्टेंस रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको बढ़ा के 3 मीटर भी किया जा सकता है, तो ये बहुत अच्छा होगा। जी, और इस बीच बीके पांडे हैं जो गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी सर। जी बीके पांडे जी, आपका प्रश्न क्या है? सर मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोविड-19 का कोई संक्रमित व्यक्ति या पेशेंट किसी वस्तु को छूने से या सेकंड आदमी उस वस्तु को छूता है तो क्या वो भी संक्रमित हो सकता है? जी डॉक्टर साहब बताएं। जी, वो हो सकता है, क्योंकि कोविड-19 का जो नॉन पेशेंट है, हम ये मानकर चलते हैं कि उसके अंदर संक्रमण पूरे शरीर में है, तो उसका छुआ हुआ कोई भी चीज, तभी तो हमको बार बार जो है इन्फेक्शन को रोकने के लिए हैंड सैनिटाइजेशन की तालीम दी जा रही है। हैंड सैनिटाइजेशन का यही मतलब है कि हम पागलपन की हद तक हाथ साफ करने वाले बन जाएं। कोई भी चीज हम छुएं, भले ही वो कोविड पेशेंट की छुई भी ना हो, उसके बाद हम अपने हाथ को तुरंत धो लें, वॉश कर लें या सैनिटाइजर से साफ कर लें, साबुन पानी से धो लें, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न मास्क से रिलेटेड मुझे मेरे मन में आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत से लोग होते हैं जो बहुत देर तक मास्क लगा कर रखते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो शिकायत ये करते हैं कि उनको दर्द हो रहा, सर दर्द हो रहा है या कुछ अजीब सा उन्हें फील हो रहा है। हाँ, मास्क जो है अगर वो बहुत मोटा है या मास्क आपने बहुत देर तक लगाया है तो आपको सांस उतनी खुली हवा में नहीं जाएगा। तो अगर मास्क को आप लगाएं, उतने ही समय लगाएं जब आप घर से बाहर रहें, पहली बात। दूसरी बात, मास्क बहुत मोटे कपड़े का नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, N95 मास्क अगर आप नॉर्मल आदमी लगा लेगा तो वो उसमें बिल्कुल भी सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो खास तौर से डॉक्टरों के लिए बनाया गया है और वो काफी थिक होता है। चौथी बात यह है कि मास्क को इतना लंबे समय से लगाने से मास्क खुद इन्फेक्टेड हो जाता है। तो आप मास्क को मैक्सिमम 4 से 6 घंटे लगाइए, उसके बाद आप उसको हाइजीनिकली रिमूव करिए और उसकी साइज मत बदलिए। जो बार आपने साइज बाहर रखी है, अगली बार भी अगर आप उसको दोबारा लगा रहे हैं 5-6 घंटे के बाद, तो अंदर वाली साइड अंदर ही रखें और 24 घंटे में उसको डिस्कार्ड कर दें। अगर आपका कपड़े का मास्क है तो उसको धोकर अच्छी तरह सुखा लें धूप में और प्रेस कर लें।
प्रेस करने से वो हीट होकर स्टरलाइज हो जाएगा। जी, जलगांव से योगेश है हमारे अगले श्रोता। हेलो। हाँ नमस्ते सर, मैं योगेश भूसे जलगांव से बोल रहा हूँ। जी, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है सर कि सारी और कोविड-19 में फर्क क्या है? जी, किसमें? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण भी महाराष्ट्र में 40-50 लोग मारे गए हैं। जी 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 तो जी 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 कोविड जो है वो भी रेस्पिरेटरी इलनेस है। क्या आप सुन पा रहे हैं? जी, वो फोन लाइन शायद कट चुका है। नहीं, आप तो सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ, देखिए, सारी जो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस को कहते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है सारी जी। और ये कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उसमें हमको सीवियर भी बीमारी हो सकती है 20% लोगों में, और 80% लोगों में बहुत हल्का जुकाम, बुखार, नजला, गले का पेन, सांस लेने में प्रॉब्लम। तो सारी जो है ये उस समूह को कहते हैं जिसमें हमको किसी दूसरे कारणवश यही लक्षण होते हैं जो कोविड-19 में होते हैं जी। तो आईसीएमआर ने इसको पॉपुलर किया है क्योंकि हम उन सब पेशेंट्स का कोविड-19 का टेस्ट करते हैं जिसमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, और उनमें से जिन पेशेंट को कोविड होता है उनको हम अलग करते हैं, उनको हम हॉस्पिटल में आइसोलेट करते हैं या घर पर क्वारंटीन करते हैं। तो इसलिए सारी को और कोविड को दोनों को फर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। जी, सीवान बिहार से कमलेश हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो। ये कमलेश जी की तरफ बहुत शोर हो रहा है, लगता है हम उनकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। नहीं, वो रेडियो बंद करें अपना। जी। हेलो जी, डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। भारत समेत तमाम देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ने, इस पर विजय पाने के लिए अपनी अपनी तरफ से प्रयासरत हैं। बहुत से बड़े बड़े देश इस कोशिश में लगे कि जल्द से जल्द इसको हरा दिया जाए। भारत की स्थिति और वैश्विक स्थिति की अगर हम तुलना करें तो आप क्या महसूस करते हैं, क्या देखते हैं, कौन सा देश कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहा है या किसकी कितनी अच्छी स्थिति हो सकती है? देखिए, साउथ कोरिया के अलावा हमारा प्रदर्शन सबसे उत्कृष्ट है जी। अगर हम अमेरिका, स्पेन, इटली, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सब मुल्कों का कंपैरिजन करें और भी छोटे मुल्कों का करें जी। तो हमारा प्रदर्शन इसमें अभी तक बहुत अच्छा है। और इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारे लोगों ने इसमें जो बंद का आह्वान किया था प्रधानमंत्री जी ने, लॉकआउट का, उसमें बहुत ज्यादा ऑपरेट किया है। उन्होंने हालांकि थोड़ा नुकसान भी उठाया है और उनके फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए हैं, कुछ फसलें भी खराब हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद जान है तो जहान है वाला काम किया है और कहना माना है। पुलिस ने भी इसमें बहुत अनुशासन कराया है लोगों से, और जो तमाम स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं और खास तौर से हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, उन्होंने पर्सनल तौर पे इसको सुपरवाइज किया है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको 23 घंटे दफ्तर में बैठ के सुपरवाइज किया है। तो उसका ही ये नतीजा है कि हमारे देश को 100 में से 100 नंबर मिले हैं जब इसकी स्ट्रिंजेंट मेजर्स की आकलन हुआ। अभी भी जो हमारे देश में मौत के आंकड़े हैं वो नॉर्मल, जो हमारे, अगर आप पिछले साल और उससे पिछले साल की मृत्यु दर देखें उससे बहुत कम है। तो कोविड के हिसाब से जो डेथ इंटरनेशनली हुई हैं उनसे भारत बहुत अच्छी स्थिति में है और हमने बहुत ज्यादा इसमें रोकथाम किया है। हमारे पास 1 लाख बेड रिजर्व हैं, कोविड के करीब 700 अस्पताल हैं ईयरमार्क, हमारे पास 40,000 से ज्यादा वेंटिलेटर हैं, मास्क हैं और पीपीई किट हैं। कोई चीज की कमी नहीं है और अभी महामारी बिल्कुल फैली नहीं है। और हमारे देश पर में इस पर रिसर्च भी बराबर हो रही है। मैंने अभी आपसे टीके की बात की जिसका एक अंग जो है, एक आर्म जो है वो इंडिया में भी है। इसके अलावा इंडिया में 2-3 जगह टीके पर काम हो रहा है। मैं अगर आपको ठीक बताऊं तो 7 जगह टीके पर काम हो रहा है और इसके अलावा कई देशों में टीके पर काम हो रहा है। हम किसी से पीछे नहीं है। हमने क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को करीब 17-18 देशों में एक्सपोर्ट किया है, जहाज भर भर के भेजा है। हमने गुडविल भी कमाई है। हमने ब्राजील के प्रेसिडेंट ने हमारे देश में
हनुमान जी की मिसाल देकर संकट मोचन कहा है हमारे प्रधानमंत्री जी को। इसी तरह से बिल गेट्स ने भी बहुत तारीफ की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमारे देश के प्रयासों को बहुत सराहा है और भी तमाम देशों ने हमारे देश के प्रयासों को बहुत सराहा है और इसमें जो पब्लिक का जो कॉपरेशन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही काबिल तारीफ प्रदर्शन रहा है हमारे देश की जनता का, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। और कठुआ जम्मू कश्मीर से राकेश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस वक्त। हेलो राकेश जी, आपका सवाल क्या है? जी सर, मान लिया कि घर में सर एक ही रूम है सर, उसमें मियाँ बीवी है और एक बच्चे हैं 2-3 साल का, तो उसमें भी सोशल डिस्टेंस बना करके रहना पड़ेगा सर? जी डॉक्टर साहब बताएं इन्हें। हाँ देखिए, बच्चों को जो है उनका सोशल डिस्टेंसिंग बूढ़ों के साथ बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 7 बिंदु बताए थे अपने पिछले भाषण में, उन्होंने ये बताया था उसमें कि बूढ़ों को बहुत संभाल के फूल की तरह रखना है। बूढ़ों को इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा है, इसलिए बार बार बच्चे उनके पास न जाएं। उनको एक प्रेम होता है बूढ़ों को बच्चों से और बच्चों को बूढ़ों से, तो उसको थोड़ा डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। बाकी जो बूढ़े अगर घर में हैं तो एक आदमी फैमिली का फिक्स कर लें जो उनके रूम में जाए, उनको आइसोलेशन में जरूर रखें अलग कमरे में। बाकी लोग कमरा शेयर कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये है कि आप हाइजीन का भी पालन करें, हैंड सैनिटाइजेशन रखें, कॉफ एटिकेट्स का पालन करें, अपनी कोहनी की तरफ या कंधे की तरफ देखकर खांसें या छींकें। इसके अलावा आप हाथों का जो है बार बार धोना, उसकी प्रैक्टिस जारी रखें। तो अगर हम हाथ का सैनिटाइजेशन कर लेंगे तो हमारी जो घर की सोशल डिस्टेंसिंग है उसमें इससे मदद बहुत ज्यादा मिलेगी। जी मंदसौर से बसंती लाल है हमारे साथ। हेलो बसंती लाल जी, आपका सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार, मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल बोल रहा। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं जानना चाह रहा हूँ कि साबुन में भी कोरोना जिंदा रह सकता क्या? एक परिवार के जैसे एक ही साबुन इस्तेमाल करते तो क्या सभी को अलग अलग इस्तेमाल करना चाहिए क्या साबुन सर? नहीं, साबुन में तो देखिए कोरोना जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि साबुन तो उसका तोड़ है और खासतौर से साबुन के झाग। तो ऐसा होता नहीं है एक परिवार में अगर 3 वॉशरूम है तो 3 साबुन तो होते ही हैं उसमें। तो ये बात कुछ ठीक नहीं है। अगर साबुन को इस्तेमाल कर रहा है एक व्यक्ति तो उसको अच्छी तरह से धोकर वापस साबुनदानी में रखना तो शिष्टता में आता है। तो जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं तो अपने साबुन को धोकर वापस रखें, उसके बाद कोई वायरस का खतरा नहीं। जी मुंबई से हंसा बेन है हमारे साथ में। हेलो जी हंसा जी, स्वागत है आपका। जी हंसा जी, आपका सवाल पूछिए। लॉट ऑफ थैंक्स टू यू ऑल पीपल। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। लेकिन मेरा थोड़ा सा ये है कि जो क्वारंटाइन में रहते हैं वो 14 दिन में आ जाते हैं, बराबर है? जी जी जी। और जो लोग हम लोग बोलते हैं कि 100% जो आते हैं उसमें 90% तो ज्यादा होते नहीं है, 10% ज्यादा होते हैं। तो जो 90% होते हैं वो कितने दिन में घर में आते हैं? जी क्वारंटीन के बारे में डॉक्टर साहब ये पूछ रही हैं। जी हाँ, ये आपके जो पेशेंट लौट के आ रहे हैं ना जी, वो मिनिमम पीरियड है क्वारंटीन का 2 हफ्ते 14 दिन। लेकिन अगर वो क्वारंटीन में है तो इसका मतलब ये है वो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। जो व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हैं वो उनको हम आइसोलेशन कहते हैं और वो हॉस्पिटल में होते हैं। होम क्वारंटीन उन लोगों को बताई जाती है जिनको संपर्क हुआ होता है, और वो 14 दिन का पीरियड काफी है क्योंकि इस बीमारी का औसत इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 12-14 दिन तक ही होता है मैक्सिमम। तो वो बिल्कुल 100% प्रोटेक्ट हो जाते हैं 14 दिन के अपने क्वारंटीन के बाद। तो इसमें कोई खतरा नहीं है उनसे, और ये क्वारंटीन एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है, ताकि अगर उनको संक्रमण हुआ हो तो वो सामने आ जाए। अगर वो 14 दिन तक क्वारंटीन में ठीक है तो 100% सेफ हो गए वो। और जो 20% की आप बात कर रही हैं उनका ट्रीटमेंट होके वो भी घर आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है वो कितने दिन में ठीक होते हैं। तो 80 + 20 100% हो गया आपका। जी, और बाड़मेर से बाजा राम है हमारे साथ में, जो कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो सर नमस्कार। जी नमस्कार, प्रश्न आपका पूछिए। सर कोरोना लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? अभी हमारे एरिया में अभी कोरोना है तो नहीं, लेकिन सामान्य तौर पर क्या हो सकते हैं? जी डॉक्टर साहब बताएं। हाँ, लक्षण जानना इसका बहुत जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एक डर पैदा हुआ है
देखिए, कोरोना में सबसे पहली शर्त तो यही है कि आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों या ऐसे व्यक्ति से मिले हों जो कोरोना के संपर्क में आया हो। अगर ये नहीं है तो फिर नजला, जुकाम, बुखार और बॉडी में दर्द होना, सर में दर्द होना, ये कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। ये कॉमन फ्लू और जुकाम के लक्षण हो सकते हैं। खासतौर से नाक अगर बह रही है तो कोरोना का लक्षण कभी भी नहीं होगा, सूख जाती है इस पे नाक। दूसरे, गले में दर्द के साथ अगर तेज बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो, आपको ऐसा लगे मेरा दम घुट रहा है, तो फिर आप जरूर डॉक्टर से बात कीजिए, अपने सिम्टम्स मैच कराइए और एक ये सेतु जो बना है, आरोग्य सेतु ऐप, उसको, जी हाँ, उसको डाउनलोड करिए। उसमें पूरी इत्तला है। उस पे आप अगर उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिक ट्रैक हो जाएंगे और आपको जब भी कभी कोई खतरा होगा तो उस पे मैसेज आएगा और आपका पता भी लग जाएगा सिस्टम को। तो आप ये वाला सेतु जरूर डाउनलोड करिए और इसका फायदा उठाइए। और अभी तो कंपलसरी कर दिया गया है इसको डाउनलोड करना, मैंने भी डाउनलोड कर रखा है। जी डॉक्टर साहब, हमारे एक अगले श्रोता है वेद प्रकाश, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिलमौर से, कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। हेलो जी, पूछिए। वेद प्रकाश जी, आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है जी कि सर जी, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है आजकल ना जी, ऐसे इसकी कोई अभी तक वैक्सीन हो तो कोई बनी नहीं, तो जो लोग ठीक हो रहे हो किस कारण से, कैसे हो रहे जी? डॉक्टर, ये देखिए, वायरस जो है इतना खतरनाक नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। नॉर्मल आदमी के लिए वो जो लोग ठीक हो रहे हैं, आज भी करीब 7,000 लोग टोटल ठीक होके वापस आ गए हैं घरों में अपने। तो ये बॉडी के अंदर जब कोरोना जाता है तो मैंने शुरू में बताया था, इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, उसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। और जब हमारी 50 से 70% आबादी इससे संक्रमित हो चुकेगी, तब पूरे जो है देश में हम ये कह सकेंगे कि अब कोरोना नहीं फैलेगा। तो अभी हम उसका इंतजार कर रहे हैं। कर्व को फ्लैटन करने का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे हम उस बात की ओर बढ़ रहे हैं जिससे हमारी जनता में, हमारी आबादी में, हमारी पूरी जनसंख्या में कोविड से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाए और हमारे अंदर आईजीजी की इम्यूनिटी, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन पैदा हो जाए। तो टीके का ही काम करती है ये इम्यूनिटी। तो अभी टीका आने में थोड़ा समय है। तो सबसे पहला जो टीका है वो सोशल वैक्सीन है, जो हमको घर में बैठाकर लगाया जा रहा है। ये सोशल वैक्सीन का मतलब ये है होम क्वारंटीन या होम जो हम लॉकआउट कर रखा है, ये यही सोशल वैक्सीन है जो हम घरों में रह रहे हैं। और 3 तारीख तक अभी इसमें बिल्कुल अनुशासित रहना है। उसके बाद सरकार हमारी पॉलिसी बनाएगी कि किन लोगों को बाहर जाना है, किन लोगों को नहीं जाना है। और जो रेड जोन में लोग रह रहे हैं, जहाँ कोरोना संक्रमित रेड जोन है, उनको बिल्कुल बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं। उनके बारे में चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि समय हमारे पास नहीं, ये चलते चलते कहने की बात नहीं है, ये पूरा नेशनल प्रोग्राम को फेल करने की बात है। हमने शुरू में तो बहुत गुस्सा दिखाया था, हमने तो इनको देशद्रोही तक कह डाला था। लेकिन अब देखिए, समझिए, जब पूरा देश अनुशासित हो रहा है तो हम देखिए, अब लोग जैसे बाजार में निकल पड़ रहे हैं, कोई खाना बांट रहा है तो वहां भीड़ कर रहे हैं। अभी रमजान आ रहा है, लोगों को, हमको सबको ये प्रार्थना करता हूं कि अपनी पूजा, इबादत, नमाज सब घर पर करें और बाहर बिल्कुल ना निकलें, किसी भी बहाने से बाहर ना निकलें। आपका संक्रमण नहीं है, वो देश का संक्रमण है, देश को उससे नुकसान होगा। अगर आपको कुछ हो गया तो देश को नुकसान होगा। इसलिए आप अपने अनुशासन में रहिए और थोड़े दिन की परेशानी है, उसके बाद आराम ही आराम है। और हम अभी भी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। जी डॉक्टर साहब, हमें बरकरार रखना है, उसको बाकी रखना है। जी डॉक्टर साहब, अब समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि इस चर्चा को मैं और आगे बढ़ा सकूं, तो हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद श्रोताओं, इसके साथ ही अनुमति दीजिए निखिल कुमार को नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर मोहसिन वली। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।